सभी दोस्तों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, हिंदी साहित्य समागम चैनल पर लगातार एलटी हिंदी और पैडागोजी से संबंधित, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो एलटी सिलेबस में लगा हुआ है उससे संबंधित लगातार वीडियो लाने का मेरा प्रयास रहा है। इससे पूर्व हमने महत्वपूर्ण वीडियो देखे होंगे आपने चैनल पर। झारखंड पीजीटी का, बिहार टीजीटी का, जीएससी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एलटी का। साथ में इससे पूर्व मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया था पैडागोजी से, जिसमें 25 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया था हिंदी से, जो परसों मैंने एक वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, उसमें 22 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। और आज हम 20 या 25 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कुल 45 से 50 क्वेश्चन थे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली सूचना आपको मिल सके। तो 22 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके थे। अब 21 नंबर का प्रश्न एक बार हम फिर देखेंगे रिवाइज के लिए। बीट पीड़ा हिंदी में काव्य आंदोलन के जो प्रवर्तक थे या प्रवर्तन किया था वो रविंद्र भ्रमर। इसमें ऑप्शन है नवल किशोर, राजकमल चौधरी, हरीश मदानी। तो जो बीट पीड़ी, ये जो पश्चिम देशों से ये इस प्रकार की कविता का प्रचलन हुआ था, फिर ये बंगाल में आया था। तो बीट पीड़ी जो कविता थी, इस आंदोलन का जो चलाने वाले थे वो राजकमल चौधरी थे, जबकि रविंद्र भ्रमर ने सहज कविता का किया था, नवल किशोर ने नव प्रगतिशील कविता का किया था, और हरीश मदानी ने जो है आज की कविता का किया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो सहज कविता है, ये सहज कविता भी है और इस सहज कहानी में भी है, नई कहानी में। तो सहज कहानी का जो परिवर्तन किया था उस वहाँ पर कहानी में, वह अमृतलाल ने किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर का। नाथू मुराद अली, रिचर्ड, जर्नैल सिंह किस उपन्यास के पात्र थे? यहाँ पर पास हो गया, इसको पास कर लेना आप लोग। मैला आंचल, जिंदगी नामा, तमस, मायादास की माड़ी। तो यह पात्र जो थे किस कहानी के, किस उपन्यास के थे? तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो यह तमस उपन्यास के था। तमस उपन्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1973 में यह प्रकाशित हुआ था और यह भीष्म सानी का है। मायादास की माड़ी, यह भी भीष्म सानी का है। मैला आंचल रेणु जी का है 1954 में। आंचलिक कहानी का प्रादुर्भाव यहाँ से हुआ था। जिंदगी नामा ये पिछली बार पेपर में आया था, और जिंदगी नामा जो उपन्यास है यह भी एक महत्वपूर्ण है कृष्ण सोबती का। आगे हम देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचा अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। एक पंक्तियाँ हैं ये नाटक की, जो गीत का माध्यम से यह पंक्ति गाई गई है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचा अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो चंद्रगुप्त नाटक में यह पात्र, किस पात्र ने यह गीत गाया था? कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी, मालविका। तो इन चारों पात्रों में से आपने देखना है कि यह गीत किसने गाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्नेलिया। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है एन पात्र हैं, मल्लिका भी है, सुहासिनी भी है। जयशंकर प्रसाद के 3 महत्वपूर्ण नाटक हैं, जिसमें एक चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी है। स्कंदगुप्त 28 में, चंद्रगुप्त 31 में, जबकि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक था 1933 में यह रचना हुई थी। अगला हम 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बीती हुई तथा आने वाली घटना की सूचना देने वाले को कहते हैं। यह नाटक से है, नाटक के तत्वों से संबंध है। पिछली बार एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था 2021 की बात है एलटी में। तो इस प्रकार से हमारा मिश्रण रहेगा कि किस प्रकार से एक बेहतर रचनात्मक ज्ञान हो सके। बीती हुई तथा आने वाली घटना की सूचना देने वाले को कहते हैं। दृश्य, विषय कंबका, परिवेशिका, चूलिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सूचने, बीती हुई सूचना देने वाले को क्या कहेंगे? विषय कंबका। ठीक है। अब दृश्य, जो दृश्य दिखाया जाता है। चूलिका क्या होता है? एक इसमें निपेत्त होता है। ठीक है, ये पूछा गया होगा। तो चूलिका को कहते हैं जैसे निपत्त से दी जाने वाली सूचना। जो मंच होता है, नाटक होता है ना, जैसे हम पर्दा को हटाना, पर्दा को गिराना, अंदर के पात्र, बाहर के पात्र, इस प्रकार से कई चीज़ें होती है नाटक में। ये दृश्य को दिखाने के लिए होता है। तो चूलिका एक महत्वपूर्ण है। चूलिका जो है निपत्ति से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहा जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे।
25 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है और आप लोगों को भी फिर थोड़ा आकलन करने में दिक्कत होती होगी। जहाँ पर आकलन करना होगा वहाँ हम रचनात्मक ढंग से करेंगे। 25 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? 1930, 1939, 1909, 1945। कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल की जो कविता चिंतामणि से संबंध है इसका, तो चिंतामणि निबंध जो उनका 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, तो उसी में एक कविता लगी है, कविता क्या है, जो कि नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। जिन्होंने नेट जेआरएफ का दिया होगा अच्छा आंकलन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1909। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो कविता क्या है 1909 में, परंतु यह जो 1939 में पहले भाग प्रकाशित हुआ था उसमें फिर लगी ये। पहले भाग में 17 कविताएं हैं, दूसरा भाग में 1945 3 कविताएं और 1973 में तीसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ। उसके बाद इसका 2004 के बाद भी एक चौथा भाग भी प्रकाशित हुआ था। तो चिंतामणि हमेशा पूछा जाता क्वेश्चन निबंध से। 26 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध कार हैं। जो तुलसीदास निबंध है उस निबंध के निबंधकार कौन है? हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विष्णुकांत शास्त्री। तो तुलसीदास चंदन घिसे किसने लिखा था या किसने लिखा था? तो आप लोगों ने इसका आकलन कर दिया होगा कि तुलसीदास चंदन घिसे जो लिखा था ये लिखा था हरिशंकर परसाई ने। जबकि विद्यानिवास मिश्र का क्या था? तुम चंदन हम पानी और कुछ चंदन की कुछ कपूर की, यह विष्णुकांत शास्त्री की थी। ठीक है। कुबेरनाथ भी प्रसिद्ध जो है ललित निबंधकार हुए। इनकी रचना जैसे गंधमादन हुआ, इसी प्रकार की कई रचनाएं इनकी है। ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, लघु उपन्यास माने जाने वाली यह कहानी स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं पर अतिक्रमण करती है, किस कहानी के विषय वस्तु से लिया गया है? लघु कहानी माने जाने वाली यह कहानी स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं पर अतिक्रमण करती है, तो कौन से कहानी से, भूमिका से यह लिया गया है? वापसी ऊषा, वापसी कहाँ से ऊषा की है? मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की है, यही सच है मन्नू भंडारी। चौथा ऑप्शन इसमें शिवानी लाल हवेली। तो इन 4 में से आपने सही आंसर लगाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी मित्रों मरजानी कृष्ण सोबती की। ठीक है। तो कृष्णा सोबती पंजाब की रहने वाली थी, महत्वपूर्ण उपन्यासकार थी और स्त्री से संबंधित उन्होंने बहुत से कार्य किए, बहुत से अपने उपन्यास लिखे और रचनाओं में उनका उल्लेख किया था। ठीक है। हम बात करें वापसी, तो वापसी कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है एक गजाधर पात्र थे, उनका सेवानिवृत्त जब वो होते हैं, जब वो रिटायरमेंट होते हैं, उनकी कहानी के बारे में है। अगर हम कृष्णा सोबती की बात करें तो जैसे हमें मालूम है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में जो है पंत जी को मिला था और महिला में महादेवी वर्मा को मिला था। लास्ट जो मिला था 2017 में वह कृष्णा सोबती को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनकी रचना की ख्याति इतनी थी। आगे हम देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु ने निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान दिया नहीं दिया? मिश्र बंधु की रचना थी हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु जिन्होंने काल विभाजन भी किया और इतिहास से संबंधित कार्य भी किया था। ठीक है। तो इनकी कवियों में कौन शामिल थे? इन्होंने 9 कवियों को शामिल किया था। त्रिपाठी बंधु 2 थे, कुल उसमें 10 कवि थे। ये पॉइंट पे आप नोट करेंगे। तुलसीदास, सूरदास, देव कवि और जायसी। तो इसमें से किस कवि को उन्होंने शामिल नहीं किया था? तो आपने आकलन कर लिया होगा निश्चित तौर पे, जायसी को उन्होंने शामिल नहीं किया था और दूसरा चिंतामणि को भी नहीं किया था। अब त्रिपाठी बंधु में जो है चिंतामणि भी थे, त्रिपाठी बंधु में जो है चिंतामणि भी थे। तो इसमें जो 28 नंबर का है, इसमें त्रिपाठी बंधु में भूषण भी थे, मतीराम और जटाशंकर, ये 4 भाई थे ना, भूषण, मतीराम, चिंतामणि और जटाशंकर। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में माना जाता है इन चारों भाइयों को। ठीक है। लेकिन त्रिपाठी बंधु में आते हैं
इसमें भूषण मतिराम आते हैं लेकिन चिंतामणि नहीं आते हैं और जायसी भी नहीं आते हैं। इसमें और कवि कौन है, जैसे चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र, केशवदास, ठीक है। इस प्रकार से अन्य कवि जैसे तुलसी है, सूर है, कबीर भी हैं इसमें। आगे हम देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ या हुई के संपादक थे। मार्तंड पत्रिका काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका है। मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई, इसका संपादन कार्य किसने किया था? जुगल किशोर, मोहम्मद नासुरुद्दीन, राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपने आकलन लगा लिया होगा बेहतर रूप से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गुगली फेंकी गई है कि आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो। तो यह इसका आंसर होगा बी, यानी मोहम्मद नासिरुद्दीन। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन बन गया होगा कि मार्तंड तो प्रथम पत्रिका थी, मगर परंतु जो मार्तंड था वो उदंत मार्तंड था। यहाँ मार्तंड की बात हो रही है। उदंत मार्तंड की जो है जुगल किशोर उसके संपादक थे। 1826 में यह प्रकाशित हुई और यह पहला समाचार हिंदी समाचार था हिंदी से, ठीक है। और 26 मई 1826 में यह प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली का इस पत्रिका को मध्य देशी भाषा का भी पत्रिका कहा जाता है और इसीलिए आज भी 30 मई को पत्रकारिता जो दिवस मनाया जाता है वह इसी की वजह से मनाया जाता है, ठीक है। तो आपने नोट करने उदंत मार्तंड जो है जुगल किशोर की है और जो उदंत है वह नासरुद्दीन की है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, खींचो कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को तलवार निकालो, जब तोप मुकब्बिल हो तो अखबार निकालो। किस पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्र अंकित पंक्तियाँ छपती थी? खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो यह किस जो है इस जो पत्रिका है या किस पत्रिका का जो दूसरा पृष्ठ के अग्र पंक्ति में छपता था? भारत मित्र, मतवाला, चांद या हंस? तो आपने आकलन कर लिया होगा, इसका सही आंसर होगा मतवाला, ठीक है। और मतवाला काफ़ी प्रसिद्ध पत्र था। 1923 में महादेव प्रसाद सेठ ने इसका संपादन कार्य किया था, लेकिन इसके संपादन मंडल से जैसे जैसे आगे बढ़ा और लोग जुड़े थे। शिव पूजन सहाय, निराला जी, लाला श्रीवास्तव, उग्र जी, ये जुड़े थे, ठीक है। हंस पत्रिका काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रेमचंद की है, 1930 में यह प्रकाशित हुई थी। आगे हम देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न। मेरी फिल्मी आत्मकथा प्रसिद्ध आत्मकथा किस आत्मकथाकार की है? जो आत्मकथा है मेरी फिल्मी आत्मकथा या किस आत्मकथाकार की है? बलराज साहनी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, शिव पूजन सहाय। तो यह रचना जो है आत्मकथा किसकी है? बलराज साहनी की है, ठीक है। अब बात करें यह बलराज साहनी की है, जहाँ तक रामविलास शर्मा की है कि घर की बात इनकी आत्मकथा है। दूसरा शिव पूजन साय मेरा जीवन, जबकि नगेंद्र की है अर्ध कथा। अब एक अर्ध कथा बनारसीदास जैन की है, जो प्रथम अर्धकथनक या अर्धकथा उसको कहा जाता है। बनारसीदास जैन को आत्मकथा का प्रवर्तक माना जाता है। ब्रज भाषा में पहली आत्मकथा थी। अगला हम देखते हैं 32 नंबर का। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। एक कली यहाँ भी, एक कहानी यहाँ भी, कस्तूरी कुंडल बसे, अन्या से अनन्या। तो मैत्री पुष्पा की आत्मकथा कौन सी है? तो आपने आकलन कर लिया होगा। तो मैत्री पुष्पा की काफ़ी प्रसिद्ध आत्मकथा है, क्या है? कस्तूरी कुंडल बसे। एक कली यहाँ भी, एक कहानी यहाँ भी, एक कहानी यहाँ भी एनसीईआरटी में भी लगा है और नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। ये दोनों रचना किसकी है? मन्नू भंडारी की है, ठीक है। जबकि अन्या से अनन्या यह प्रभा खेतान की है। आगे हम देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न। प्रेमचंद के जीवन पर
आधारित कलम का मजदूर जीवनी किस लेखक ने लिखी? जो प्रेमचंद के जीवन पर कलम का मजदूर जीवनी किसने लिखी? शिवरानी देवी, अमृत राय, मदन गोपाल, विष्णु प्रभाकर। तो इसका आंकलन आपने कर लिया होगा, कलम का मजदूर। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? मदन गोपाल। ठीक है, कलम का मजदूर मौत से मदन गोपाल। ठीक है, और जो कलम का सिपाही है वो अमृत राय ने लिखी। अमृत राय प्रेमचंद का बेटा था और शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी। प्रेमचंद घर में, इन्होंने भी प्रेमचंद की जीवनी लिखी, प्रेमचंद घर में। जबकि विष्णु प्रभाकर की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है आवारा मसीहा, शरद चंद्र के जीवन पर, काफ़ी 1974 की। तो इस प्रकार आपको सारे देखने हैं जिससे कि आपको रचनात्मक ज्ञान हो सके और आने वाले एग्जाम में आपका रचनात्मक ज्ञान होगा तो आप बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो यात्रा साहित्य किस लेखक की है? एक पैरों में पंख बांधकर और दूसरा है उड़ते चलो। काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यात्रा जो साहित्य है या यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य एक ही हुआ, कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। राहुल सकृत्यान। अब यहाँ पर एक पॉइंट में डालना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा आपके दिमाग में। राहुल सकृत्यान, राहुल तो ठीक है, एक संस्कृत्यान होता है, कई बार हम सकृत्यान को संस्कृत्यान कहते हैं। यहाँ पर सौ नहीं होगा, ठीक है। और शुद्ध और अशुद्ध लिखने के लिए यहाँ कई बार क्वेश्चन आया है परीक्षाओं में कि सकृत्यान कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सकृत्यान सौ नहीं होगा, पॉइंट को आप नोट कर लेना। संस्कृत्यान नहीं होगा, बशर्ते सकृत्यान होगा, ठीक है। तो रचनात्मक ढंग से हम देखेंगे। दूसरा इसमें है राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, मोहन राकेश। तो यह किसका है? 34 नंबर का सही उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी का, ठीक है। जबकि हम बात करें 34 नंबर का जो यात्रा वृत्तांत है, जो है यात्रा वृत्तांत के जो घुमक्कड़ मेरे यात्रा जो करने वाला उन्हें घुमक्कड़ कहा जाता है, उसमें अज्ञे जी थे, ठीक है, नागा अर्जुन थे और राहुल सकृत्यान थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यात्रा साहित्य के तृतीय घुमक्कड़ कौन थे, ठीक है। तो उसमें से आज्ञे, नागार्जुन और राहुल सकृत्यान थे, ठीक है। तो मेरी तिब्बत की यात्रा, मेरी लद्दाख की यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध हैं राहुल की। आगे हम देखते मोहन राकेश की। तो मोहन राकेश का भी आखिरी चट्टान काफ़ी प्रसिद्ध है। 35 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम संस्मरणकार, एक संस्मरण और रेखा चित्र होता है, ठीक है। संस्मरणकार किसे माना जाता है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसको तो आप जानते होंगे। प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। पदम सिंह शर्मा की पहली संस्मरण था पदम पराग, जो 1929 में रची गई थी, रचना प्रकाशित हुई थी। श्री राम शर्मा भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। शिकार, प्राणी, इस प्रकार के प्राणों का, इस प्रकार के इनकी अन्य रचनाएं हैं। 36 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का आकाल किस लेखक का रिपोर्ट ताज है? ठीक है, स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का आकाल। धर्मवीर भारती, प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्रनाथ अस्क, राघे राघव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश चंद्र गुप्त। 36 नंबर का प्रकाश चंद्र गुप्त होगा बी। धर्मवीर भारती की युद्ध यात्रा है, जबकि उपेंद्रनाथ अस्क की पहाड़ों में प्रेम संगीत है। एक संगीत है हरिवंश राय का, वो काव्य में है, ठीक है। राघे राघव की जो काफ़ी प्रसिद्ध इनकी रिपोर्टाज है, जब बंगाल में अकाल हुआ था तूफानों के बीच, तो इसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। 37 नंबर का प्रश्न है। हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने कब प्रकाशित करवाया? हिंदी साहित्य का जो पहला पत्र साहित्य भी लिखा हुआ है आपके इसमें। 12वां नंबर का इकाई या यूनिट है आपके पास, वो यात्रा साहित्य से संबंधित है।
रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, उसमें सब आएंगे। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। सिलेबस को एक दो बार ढंग से देख लेना। जब तक सिलेबस आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपका अध्ययन सामग्री से कुछ होने वाला नहीं है। उस हिसाब से आप अपना अध्ययन सामग्री जुड़ाने की कोशिश करें, किताबें खरीदने की कोशिश करें, अपना नोट्स बनाएं। बाकी सभी समझदार हैं, जिसने बीएड किया होगा तो उनमें परिपक्वता तो हो गई। तो हिंदी साहित्य का पहला जो पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम का प्रकाशित हुआ था 1903, 1904, 1920, 1925। तो यह कब प्रकाशित हुआ था? 37 नंबर का बी, यानी 1904 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, प्रवासी की डायरी 1971 डायरी विधा के लेखक हैं। जो प्रवासी की डायरी है, इस डायरी विधा के लेखक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, राजेंद्र अवस्थी, मुक्तिबोध, शांता कुमार। शांता कुमार कौन थे? एक राज्यपाल भी थे। ठीक है। तो इसमें से उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रवासी की डायरी। आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। अमिताभ बच्चन के पिता एक प्रसिद्ध कवि हुए हरिवंश राय। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। सैलानी की डायरी की बात करें, ये राजेंद्र अवस्थी की काफ़ी प्रसिद्ध है, सैलानी की डायरी। अब मुक्तिबोध की है एक साहित्य की डायरी, जो कि यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है। शांता कुमार की है, शांता कुमार की भी एक रचना है, एक मुख्यमंत्री की डायरी। ठीक है। और ये जो है, यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर का, ठेले पर हिमालय किस लेखक का संस्मरण है? ठेले पर हिमालय काफ़ी प्रसिद्ध है ये भी। शिवानी, रेणु, विश्वनाथ त्रिपाठी, धर्मवीर भारती। तो ठेले पर हिमालय किसका है? आपने नोट कर लिया होगा। तो यह जो है धर्मवीर भारती की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ठेले पर हिमालय। शिवानी जो कि उत्तराखंड की कवियों में से भी एक है, महिला कवियों में। वातायन, वातायन इनकी क्या है? इनका संस्मरण है। हम बात करें रेणु की, वन तुलसी की गंध, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद काफ़ी प्रसिद्ध रचना 2021 में प्रवक्ता का जो क्वेश्चन लगा था 12 नंबर का, अब प्रैक्टिस सेट उसमें से कौन सा था, लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी की एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना आई थी, व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश काफ़ी प्रसिद्ध रचना आई थी। उसमें लिखा गया था व्योमकेश दरवेश किसके जीवन पर आधारित था। तो यह संस्मरण है त्रिपाठी का, विश्वनाथ त्रिपाठी का, और यह प्रसिद्ध हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लगा हुआ है। तो हम इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं कि 2021 के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन बना था। वो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, लेकिन एक रचनात्मक ढंग से हम उसका आकलन कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में कैसा बन सकता है। इन पॉइंटों पर हम अपना चिंतन कर सकते हैं बेहतर रूप से। 40 नंबर का प्रश्न है, नील परिधान बीच सकुमार, खुल रहा है मृदुल अध खिला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ है, आपने कई बार एग्जामों में देखा होगा, काव्य में पढ़ा होगा। नील परिधन बीच सकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अब ज्यों, इसमें अलंकार भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है। और बहुत से बार पूछा जाता है, तो यहाँ से दोनों तरीके से आप आकलन कर सकते हैं। तो पंक्तियाँ किसकी है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, दिनकर और महादेवी वर्मा। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो यह पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद की है, और जयशंकर प्रसाद की काफ़ी प्रसिद्ध महाकाव्य जो है कामायनी 1935 में लिखी गई थी। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। सन, महत्वपूर्ण रचनाओं के सन आपको याद होनी चाहिए। जैसे पिछले बार मेरा परिवार पूछा गया था 2021 में आया था महादेवी वर्मा का यात्रा संस्मरण। ठीक है। ऐसे ही राम की शक्ति पूजा 1936 में लेक्चर में पूछा गया था सन। तो थोड़ी सभी को तो करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ प्रमुख काव्य हैं जिनका सन आपको मालूम होना चाहिए। तो 1935 में कामनी की रचना हुई थी, और उसमें 15 सर्ग थे। 14 सर्ग से यह लिया गया है। ठीक है।
अब यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी बार बन जाता है, क्यों बन जाता है? नील परिधन बीज सकुमार। अब देखो, प्रकृति का सकुमार कभी किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो यहाँ पर पंत का ऑप्शन भी था। 100% मुझे उम्मीद है कि 60% लोगों ने यह मारा होगा, क्योंकि कई बार छोटे छोटे कन्फ्यूजन, छोटे छोटे प्रश्नों में ही कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पर असामंजस्य की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप इसी प्रकार से करोगे तो आपका अध्ययन बहुत मजबूत होगा। ठीक है, तो इसमें जो ये शब्द आ रखा है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, कहीं पर उपमा अलंकार भी आता है, लेकिन जो आया है तो निश्चित तौर पर इस पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यासकार मानव विश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? मानवतावादी विश्लेषण उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी, देवराज, भगवती चरण वर्मा। तो काफ़ी मनोविश्लेषणवादी जो पहले चला उपन्यासों का काल, तो पहले का वो काल था तो वो पुरानी प्रवृत्ति पर आधारित थे। ठीक है, जब मनोविश्लेषणवादी ने क्या किया, मनुष्य के जीवन पर आधारित थे, जिन्होंने उनके चिंतन पर किया। ठीक है, जैसे आपने अज्ञे की रचना देखी होगी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यासकार है जो मनोविश्लेषणवादी नहीं है, जिन्होंने मनुष्य का विश्लेषण किया बेहतर, तो पात्र तक सीमित नहीं रहे? तो इसमें चौथा नंबर का सही होगा भगवती चरण वर्मा। ये चार लोग काफ़ी प्रसिद्ध हैं मनोविश्लेषण उपन्यासकारी, जैनेन्द्र, अज्ञे, ईलाचंद और देवराज। ठीक है, जो भगवती चरण वर्मा है, इनकी ख्याति जो है उपन्यास में जो है, ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार थे। ठीक है, 42 नंबर का प्रश्न है। किस नाटककार ने शकुंतला के अभिनय के लिए अपने पिता से मूछें मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगी थी? इसमें आज्ञा कर देना इसको। ठीक है, आओ का आज्ञा कर देना, इतना अपना दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। तो जो शकुंतला नाटक था, इसमें अभिनय किया था, तो इस नाटक के लिए अपने पिता से जब मूछें मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगी थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण, प्रताप नारायण, राधाचरण गोस्वामी। तो आपने इसका आकलन कर लिया होगा बेहतर रूप से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र ने जो है मूछें मुड़ाने के लिए, काफ़ी प्रसिद्ध है यह वाक्य। जबकि हरिश्चंद्र की बात करें, नाटकों के लिए हरिश्चंद्र को जनक ही माना जाता है। इन्होंने 3 रचनाओं में, 3 नाटकों में अभिनय किया था, जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, 43 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 43, साकेत की रचना मूल प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस रचना से मिली? जो है, जो साकेत रचना थी 8 में, वह सरस्वती पत्रिका में जब प्रकाशित हुई थी, तो महादेवी वर्मा की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना थी, वह कौन सी रचना थी जिससे जो है साकेत की रचना के लिए प्रेरणा मिली? भारत दर्पण, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, भुजंग भूषण भट्टाचार्य और भारत भारती। ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये कि साकेत की प्रेरणा किस रचना से मिली थी। इसका आंसर है बी, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जो ये भुजंग भट्टाचार्य है, ये उपनाम से उन्होंने लिखा था उसमें। ठीक है, और बात करें हम भारत भारती, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है यह जो है भारत भारती की बात करें। साकेत में जो है, साकेत एक पाली शब्द है, साकेत का अर्थ होता अयोध्या, और साकेत में जो है 12 सर्ग हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, काफ़ी बार प्रश्न बनता है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है साकेत, जय भारत, भारत भारती। ठीक है, और भी रचना है लेकिन मूलतः यह प्रसिद्ध है। दूसरा, भारत भारती इनकी रचना थी जिसमें राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसका मूल स्रोत क्या था? मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी, 2 लोगों की रचना थी। एक मुसद्दसे हाली, दूसरा रचनाकार था ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी। इनकी रचना थी भारत दर्पण। तो ये भारत दर्पण से जो है इन्होंने प्रेरणा ली थी, और तब इन्होंने जब भारत भारती की रचना की थी। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त को इस भारत भारती जो है रचना में
जब इतनी प्रसिद्ध होगी तो महात्मा गांधी ने इन्होंने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, और राष्ट्र कवि केवल इन्हें ही कहा जाता है, और इनके जीवन पर ही राष्ट्र कवि दिवस भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। 44 नंबर का प्रश्न है, मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, मतलब इन्होंने उर्दू में भी कुछ कार्य किया था, हिंदी में भी कार्य किया था। तो यह कथन किस कवि का है? मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे। तो यह कथन किसका है? सॉरी, इसमें मैंने ऑप्शन छूट गया था। तो यह मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद, प्रभाकर माचवे, इनमें से किसी का भी नहीं है। यह शमशेर बहादुर का है। ठीक है। और शमशेर बहादुर ने स्वयं अपने लिए कहा था कि मैं हिंदी, उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। जबकि आगे ने शमशेर सिंह के लिए कहा था कि शमशेर सिंह कवियों के कवि हैं, कई बार ये भी पूछा जाता है। जबकि मलयाज एक प्रसिद्ध रचनाकार हुए, इन्होंने शमशेर सिंह को क्या कहा था? मूड्स का कवि कहा था। ठीक है। तो आज मैंने ये पूरा जो तुम्हारा प्रैक्टिस सेट था, जिसमें कुछ क्वेश्चन छूटे थे, 22 पूरा करवा लिया है। और एक बेहतर रूपरेखा रणनीति के अनुसार मैंने यह पेपर बनाने की कोशिश की, जिसमें गद्य पद्य पूरा था, उपन्यास था, रेखा चित्र था, नाटक था, कहानी था, निबंध था, आलोचना से भी लिया गया था, है ना। तो प्रत्येक स्तर से मैंने इसको अच्छा करने की कोशिश की। आपको यह बेहतर लगा होगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि अच्छा ज्ञान अगर औरों को भी मिलता है तो काफ़ी बेहतर होगा। और रोज़ मैं वीडियो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन हाँ, जैसे भी समय मिलेगा अपने अध्ययन के बाद मैं वीडियो लाने की प्रयास करूँगा। इसके उपरांत हम कल फिर पेडागोजी का देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को। और अब हम जो है प्रैक्टिस सेट पर कम ध्यान देंगे, टॉपिक यूनिट वाइज कुछ पॉइंट को चलाएंगे। जैसे हमने इससे पहले मैंने उपन्यास चलाया था, अब हम आदि प्राचीन काल से चलाएंगे। एक तो हम साहित्य से संबंधित चलाएंगे, और दूसरा उसके बाद जो चलाएंगे जैसे आदिकाल और रीतिकाल को नामकरण विभाजन पर काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।